बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से 201 वोट लेकर एक बार फिर मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सदारत से 1985 में किया था, जब उनके भाई पंजाब के वज़ीर आला थे। 1988 में वो पहली बार रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए, जब नवाज शरीफ साहब पंजाब के दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हो चुके थे। 1990 में वो रुकन कौमी असम्बली बने और 1993 में वो पंजाब असम्बली के दोबारा रुकन बनकर अपोजिशन लीडर बने। 1997 में वो फिर एक बार फिर पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। 2007 में जब वो 8 बरस की जलावतनी काट कर वापस आए तो 2008 में एक बार फिर वो पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब होकर पंजाब के दूसरी बार वज़ीर आला बने। 2013 के इंतखाबात में शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर पंजाब असम्बली में कामयाबी हासिल की और वो मुल्क के पंजाब के तीसरी बार वज़ीर आला मुंतखब हो गए। जिसके बाद 2018 के इंतखाबात में जब इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर बन गए। लेकिन 2022 में इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ साहब पहली बार मुल्क के वज़ीर आज़म बने। 2024 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद आज उन्होंने वज़ारत उज़्मा का मैदान भी जीत लिया है। गोया शहबाज शरीफ साहब दूसरी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। इस हमालिया नुमा चैलेंजेस को मिलकर इंशाअल्लाह इसको अबूर करेंगे। 80,000 अरब के हम कर्जे ले चुके हैं, हम कर्जों की जिंदगी से छुड़ा ले। बिजली के होश रबा कीमतों में इजाफा है, हम इस मूजी कैंसर को मिलकर जड़ से उखाड़ देंगे, पाकिस्तान को उसके पांव पे खड़ा करेंगे। शहबाज शरीफ साहब के लिए चैलेंज बहुत बड़े हैं। उन्होंने पंजाब में काम करते हुए अपने आप को शहबाज स्पीड कहलवाया। पंजाब के अंदर बड़े तरक्याती मनसूबे शुरू किए। चीन के साथ सी पैक पर होने वाले काम उनका क्रेडिट शुमार किया जाता है। लेकिन 16 माह की कारकर्दगी पर बड़े सवालात उठते हैं। जब PDM की हुकूमत थी और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, पीपल्स पार्टी उनके साथ थी, लेकिन इस बार आज पीपल्स पार्टी ने उन्हें वोट तो दिया है लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं होगी। अपनी पहली स्पीच में शहबाज शरीफ साहब ने वाज़ेह कर दिया कि वो अपोजिशन के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। लेकिन 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनके हवाले से भी आज पॉलिसी बयान सामने आ गया कि मुजरमों को नहीं छोड़ा जाएगा। और जो एक फ़ज़ा बन रही थी कि शायद 9 मई के हवाले से हुकूमती रवैये में कुछ लचक हो सकती है, उसके बारे में भी आज शहबाज शरीफ ने वाज़े तौर पर बता दिया। जब उनकी बारी आई तो न सिर्फ उन्होंने पूरी ऑपोजिशन को सलाखों के पीछे डाल दिया और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ जहर उगला। इस कौम ने वो दिन भी देखा जब 9 मई को उन इदारों पर हमले किए गए, कोर कमांडर हाउसेस में, एयरफील्ड्स में हमले किए गए। ऐसी लीडरशिप, ऐसा जत्था, क्या ये बात काबिले माफी है? ये फैसला इंसाफ और कानून ने करना है। शहबाज शरीफ साहब के लिए मुल्की मैशत की बहाली, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना, अपोजिशन के साथ निमटना और खारजा पॉलिसी पर फोकस करना, ये बड़े चैलेंजेस होंगे। क्योंकि अगर मैशत की बहाली ना हो सकी तो ना गुर्बत में कमी लाई जा सकेगी, ना बेरोज़गारी का खात्मा होगा और ना ही बढ़ते हुए बिजली के बिल और गैस के बिल आवाम के लिए उनकी दस्तरस में आ सकेंगे। इसके साथ साथ जो चैलेंजेस हैं उनमें मुल्क के अंदर सरमायाकारी लाना एक बड़ा चैलेंज है। क्या शहबाज शरीफ साहब इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी बज़ाहिर उनके साथ है, उनको वोट देकर उनको वज़ारत उज़्मा पर तो बिठा चुकी है, लेकिन आईनी ओहदे लेकर पीपल्स पार्टी भी लगता है कहीं ना कहीं अपोजिशन करती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन चुके हैं, उनकी तरफ से ये ऐलान किया जा चुका है कि हम इस पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे जब तक कि हमारी वो नशस्तें जिन पर उन्हें एतराज़ है और वो धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो वापस नहीं कर दी जाती। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ साहब इन चैलेंजेस से कैसे निपट पाएंगे। इसी में बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद हुसैन साहब से पूछेंगे कि शहबाज शरीफ साहब का आज के इंतखाब के बाद उनकी पहली तकरीर और आने वाले चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। फ़ाद हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। शहबाज शरीफ साहब 201 वोट लेकर मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं।
क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब के लिए चैलेंजेस कितने बड़े हैं? आज की उनकी तकरीर भी आपके सामने है, क्या ऐसी तकरीर की तवक्को की जा रही थी? फिर जो अपोजिशन की तरफ से रवैया आज इख्तियार किया गया, इस माहौल में पार्लियामेंट का माहौल कैसा रहेगा? जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में तो इससे ज़्यादा मुश्किल हालात किसी भी वज़ीर आज़म के लिए नहीं हो सकते। जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस वक्त जो इक़्तिसादी मसाइल हैं, जो सियासी तनाव का एक सिलसिला है, और जिस तरीके से मुल्क में जो महंगाई और दीगर मामलात हैं, और साथ साथ तब जो इलेक्शंस के हवाले से जो पेचीदगियाँ हैं, इन तमाम चीज़ों को अगर सामने रखें तो मेरे ख़्याल में शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अब जो बड़ा सवाल मेरे ज़हन में आता है वो ये है कि वो किस तरीके से बिल्कुल शुरू के दिनों में पाकिस्तान की आवाम को तक ये एक तासुर पैदा करने में कामयाब होंगे कि वो इस बार वाकई में इस मुश्किल तरीन हालात में मुश्किल तरीन फ़ैसले करने के लिए तैयार हैं। ये है वो बड़ी चीज़। देखिए, जो फैसले होंगे उनके बाद उसका जो असर होगा वो तो बात की बात है, लेकिन पहली चीज़ तो है कि क्या इस वक्त नए प्राइम मिनिस्टर के पास वो पॉलिटिकल विल मौजूद है जिसके ज़रिए वो कौम तक ये कम्युनिकेट कर पाएँ कि वो वाकई में वो तमाम तर फैसले करने को तैयार हैं जिनकी पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है। फात हुसैन साहब, आपने शहबाज शरीफ साहब के वर्किंग को बड़े क्लोजली देखा भी है, आप एक पूरी सियासी सूरत हाल से भी वाकिफ़ हैं। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो दबाव होगा अपोजिशन का, जिस किस्म का माहौल हमें पार्लियामेंट में देखने को मिल रहा है और जो बातें की जा रही हैं कि हम इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे, पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, एक आसाबी जंग का भी आगाज़ हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर, शहबाज शरीफ साहब उस दबाव का शिकार हो सकते हैं या मामलात को लेके आगे बढ़ेंगे? मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट में जो कुछ होगा वो पार्लियामेंट में ही रहेगा। हम अगर बिल्कुल प्रैक्टिकली देखें कि अगर शहबाज साहब जो है वो एक बड़ी डिसाइसिव किस्म की गवर्नेंस करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबे से उनकी फ़ैसला साजी में को बहुत ज़्यादा को मनफी असर नहीं आएगा। अगेन आप ये जहन में रखिए कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे और जब वहाँ पे उन्होंने देखा कि पार्लियामेंट में किस तरीके से अपोजिशन का रवैया है तो उन्होंने पार्लियामेंट आना ही छोड़ दिया था। अब मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज साहब पार्लियामेंट आना छोड़ देंगे, लेकिन पार्लियामेंट में जहाँ तक लेजिस्लेशन का ताल्लुक है वो तो इनके पास नंबर्स हैं, वो तो हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि हेडलाइंस मुख्तलिफ तरीके की बनेंगी और ये लगेगा जैसे पार्लियामेंट जो है वो उधर से कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन लेजिस्लेशन के लिए जो कोलिशन है उसके पास नंबर्स हैं, तो ना कानून साजी हो जाएगी। बाकी जो फैसले हैं जो काबीना ने करने हैं उनका उस तरीके से डायरेक्टली कम से कम पार्लियामेंट से ताल्लुक़ नहीं है। तो मुझे लगता यूँ है कि शहबाज साहब जो है वो पार्लियामेंट पे उस तरीके से अपनी फैसला साजी के हवाले से डिपेंडेंट नहीं होंगे। हाँ साहब, आज की बड़ी कंप्रीहेंसिव स्पीच है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की, ख़ास तौर पे अगर 9 मई की बात की जाए, 9 मई के मुलज़मों की बात की जाए, उस वाले से भी एक बड़ा उनका स्टांस वाज़े हो गया। आज मुफाहमत की बात भी उन्होंने कर ली, साथ ही साथ ये पैगाम भी दे दिया कि मैं घबराने वाला नहीं हूँ, जितना मर्जी शोर करें मैं उससे ज़्यादा ऊँचा बोल सकता हूँ। फिर सरमायाकारी की बात भी कर ली। इस आज की स्पीच को इसकी तवक्को की जा रही थी? देखिए, मेरे ख्याल में तो तवक्को बिल्कुल की जा रही थी, लेकिन जो असल स्पीच अब शहबाज साहब की आनी है नए प्राइम मिनिस्टर की, वो मेरे ख्याल में आएगी जो उनका पहला कौम से खिताब होगा। देखिए, ये वाली जो स्पीच आज की थी मलिक साहब, इसमें सबको मालूम था कि पार्लियामेंट में शोर शराबा होना है, हंगामा आराई होनी है और अपोजिशन ने जो है वो पूरी कोशिश करनी है कि वो वज़ीर आज़म को तकरीर ना करने दें, और वही हुआ। तो मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ से भी और वज़ीर आज़म की तरफ से भी ये बिल्कुल क्लैरिटी थी कि आज जो उन्होंने एक ब्रॉड किस्म की तकरीर करनी है जिसमें जो मोटी जो उनकी तरजीहात हैं उसका जिक्र करेंगे, लेकिन जो असल प्रॉपर तकरीर होगी जिसमें ये मालूम होगा कि एग्जैक्टली वो किस तरह की फैसले करने जा रहे हैं और किन मामलात में जो है वो पॉलिसी साजी होने जा रही है, वो जो है वो पहला जो उनका एड्रेस टू द नेशन होगा वो उसमें हमें सुनने को नजर आएगा, और वो मेरे ख्याल में आजकल में हो जाएगा, बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा। हाँ साहब, जो मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आ रहे थे तो उस वक्त भी एक माहौल बनाया गया और ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नवाज की जब हुकूमत आएगी तो ख़ास तौर पर जो खलीजी ममालिक हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं, फिर चीन के साथ जो माजी के ताल्लुकात रहे, जो इन्वेस्टमेंट रही पाकिस्तान के अंदर, उसकी बहाली हो सकेगी। क्या शहबाज शरीफ साहब, जिनके बारे में कहा जाता था कि चीन
बहुत पसंद भी करता है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस को। चीन के साथ मामलात, आपका सी पैक, सरमायाकारी, ये दोबारा से इस तरफ हम पेशरफ देख सकेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें हमें मलिक साहब पेशरफ नज़र आएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि शहबाज शरीफ साहब की चीन के हवाले से, तुर्की के हवाले से और ये जो हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इधर उनका न सिर्फ ये कि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि उन ममालिक की तरफ से भी शहबाज साहब के लिए जो है वो बड़ी रिस्पेक्ट है, और ये तो मैं इसका ऐनी शाहिद भी हूँ। अच्छा, जो 16 महीने की जो हुक्मरानी जो प्राइम मिनिस्टरशिप की है शहबाज साहब ने, उससे उन्हें वो एक्सपोजर भी मिल गया है, उनके उस तरीके से वो जो उस लेवल पे जो पॉलिसी मेकिंग में जो जिस तरह की कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत है वो भी इस्टेब्लिश हो गए हैं, और इन ममालिक की जो क़यादत है उससे एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन बड़े स्पेसिफिक पॉलिसीज़ और प्रोजेक्ट्स के हवाले से हो गई है। तो मेरे ख्याल में अब क्योंकि वो 5 साल के लिए इलेक्ट होकर आ रहे हैं, ये पार्लियामेंट 5 साल की उसकी मुद्दत है, तो मेरा एक ख्याल है कि ये जिन ममालिक का आपने जिक्र किया, हमें बिल्कुल शुरू में ही ये जो नए प्राइम मिनिस्टर की तरजीहात में ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि चीन के हवाले से और सी पैक के हवाले से तो शहबाज साहब की जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी तेज़ी से मामलात को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड होंगे। फहद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं। फहद हुसैन साहब से मज़ीद सवालात पूछेंगे कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो मुंतखब हो चुके हैं, कल अपने ओहदे का हल्फ भी ले लेंगे, उनके लिए मुश्किलात कितनी आने वाले दिनों में उनके सामने खड़ी हैं? प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मौजूद है हमारे साथ जनाब फहद हुसैन साहब। फहद साहब, आपने 5 साल मुद्दत का जिक्र किया, पार्लियामेंट की मुद्दत। शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा 5 साल पूरे कर पाएगी? क्या अपोजिशन उन्हें चलने देगी? फिर जो बात की जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के रिलेशंस की, ये इसी तरीके से चलेंगे या कहीं ना कहीं दरार आने का इम्कान भी है? मलिक साहब, मेरे ख्याल में देखिए, अपोजिशन के पास हुकूमत गिराने के लिए 2 ही तरीके होते हैं। या तो उनके पास पार्लियामेंट में इस तरह के नंबर्स बन जाएं ताकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए, जो कि हमने पिछली PDM की गवर्नमेंट में देखा था PTI के खिलाफ। दूसरा ये है कि सड़कों पे आके मामलात इतने को ख़राब हो जाएं कि जो है वो हुकूमत जो है वो ना चल पाए। अच्छा, हम ये देख चुके हैं कि सड़कों वाले मामले पे तो 2013 से 18 का जो दौर था, उसमें यानी तमाम तर जोर लगाने के बावजूद स्ट्रीट एजिटेशन के ज़रिए गवर्नमेंट्स नहीं गिरती। पार्लियामेंट के अंदर नंबर्स जो हैं इस वक्त, अगर PMLN पीपल्स पार्टी और MQM को मिलाएं तो उनके नंबर्स बड़े कंफर्टेबल हैं। हाँ, कल को अगर इनके अंदर को तो जो है वो दरारें पड़े, जाहिर बात है मलिक साहब, आप पाकिस्तान की सियासत को मेरे से कहीं बेहतर जानते हैं, उसका तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन मेरा अपना तज्जिया ये कहता है कि ये जो कोलिशन इस टाइम बन रही है, और कल को पीपल्स पार्टी भी किसी वक्त में काबीना का हिस्सा बन जाएगी, उनके अपने ज़ाती मफाद में है कि ये पार्लियामेंट और ये गवर्नमेंट अपना मुद्दत पूरा करे, क्योंकि ये जो रूलिंग कोलिशन बन रही है, इनको अच्छी तरह मालूम है कि अगर वो इलेक्शन में एक बार फिर जाएंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। तो इस वक्त आज के दिन तो मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम जमातों के मफाद में है कि ये हुकूमत अपनी पूरी मुद्दत जो है वो पूरी करे। फहद साहब, हमने देखा कि माजी में इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई, उस वक्त भी कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट रही इमरान खान साहब को। यहाँ तक कहा गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, वो मुल्क में सरमायाकारी के लिए बाहर जाते रहे, बहुत से ममालिक को कायल करते रहे, लेकिन फिर एक ऐसा मौका आया जिसमें इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन दूरियाँ पैदा हुई और वही मामला एक महाजराई तक जा पहुँचा। शहबाज शरीफ साहब के बारे में उमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि वो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस तरीके से उनका एक रिलेशन रहा है, कभी ऐसे इख्तलाफ की नौबत आई नहीं। लेकिन वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जब हुकूमत चला रहे होंगे, आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक ही पेज पर होंगे या आने वाले दिनों में कहीं दूरियां पैदा होने का कोई इम्कान हो सकता है? मुझे इस टाइम तो दूरियां पैदा होने का इम्कान इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। इस वक्त जो मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो तमाम उन स्टेक होल्डर्स को मजबूर करती है कि वो अपने आप को एक ही पेज पर रखें, पहली बात। दूसरी बात मलिक साहब, जहाँ तक गवर्नेंस का ताल्लुक है और
जो कहा जाता है कि जी एक हाइब्रिड निज़ाम है जिसमें अब इस्टेब्लिशमेंट का बहुत हद तक रोल गवर्नेंस में आ गया है, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। ना पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी मामलात कुछ ऐसे थे और उसके बाद से लगता यूँ है कि अब ये एक मामूल सा बन गया है। अच्छा, अब ये जो एक 1 पेज वाला सिस्टम है उसमें अगर शहबाज साहब के अलावा कोई और वज़ीर आज़म होता तो फिर भी मैं सोच सकता हूँ कि कोई शायद मुश्किलात पैदा होती, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती थी, कोई फ्रिक्शन हो सकती थी। लेकिन शहबाज साहब के होते हुए मुझे नहीं लगता कि इस तरह की को मामलात होंगे। और दूसरा ये देखिए कि SIFC के ज़रिए अब जो इस्टेब्लिशमेंट का एक तरीके से गवर्नेंस में कम से कम इकनॉमिक पॉलिसी में जो एक रोल है वो फॉर्मलाइज हो गया है, तो उससे और ज़्यादा इम्कान कम हो गया है कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मलिक साहब, पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि इस तरह की जो दरारें जो एक रिवायती तौर पर एक नई हुकूमत में और इस्टेब्लिशमेंट में कुछ अरसे के बाद नज़र आती हैं, मुझे नहीं लग रहा कि फौरी तौर पर हमें उस तरह की दरारें देखने को मिलेंगी। हाँ साहब, अख्तर महंगल साहब हों, महमूद अचकज़ई साहब हों, मौलाना फजल रहमान हों, ये मियाँ नवाज शरीफ के बहुत क्लोज तस्वर किए जाते थे। इनके माबैन दूरियां पैदा हो गई। क्या मुस्लिम लीग नवाज ने ताख़ीर कर दी, या मौलाना फजल रहमान या अख्तर महंगल साहब या महमूद खान अचकज़ई साहब उस बयानिए की तरफ जा चुके हैं जो ज़्यादा शायद पॉपुलर बयानियाँ हैं? देखिए, मेरे ख्याल में इन तमाम मामलात में ना मलिक साहब जो इलेक्शंस का रोल है उसको हम अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। जिस तरीके से इलेक्शन हुए हैं और उनके नतीजे में जो एक सियासी सूरत हाल डेवलप की है और एक बयानिया डेवलप किया है, और इस इलेक्शंस में वो लोग जो समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, चाहे वो बात दुरुस्त हो या ना हो वो तो बात की बात है, तो वो एक तरीके से वो उनके मफादात मिल गए हैं। और इसलिए मुझे ये यूँ लगता है कि चाहे वो अचकज़ई साहब हों, चाहे वो मौलाना साहब हों, इस वक्त जो मामलात हैं उसमें तो मुझे वो दूरियां ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। ये जो पहला फेज़ है, हाँ, जब मामलात सेटल हो जाएंगे, हुकूमत चल पड़ेगी, तमाम तर जो इलेक्शंस हैं, चाहे वो सेनेट के हों, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के हों, वो हो जाएंगे, सूबाई हुकूमतें काम करना शुरू कर देंगी, तो उसके बाद फिर एन मुमकिन है कि मामला थोड़े से चेंज हों, हुकूमत भी थोड़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो मुझे लगता यूँ है कि ये बयानिया जो बयानिया अलग अलग हो गए हैं, वो इस वक्त तो ज़रूर लगता है कि शायद एक तरीके से एक तसादुम की सूरत हाल है, लेकिन आने वाले दिनों में जब मामला ठंडे होते हैं तो फिर चीज़ें गिरें जो हैं वो खुलनी शुरू हो जाती हैं। हाँ साहब, आपने अपने एक न्यूज़ के ट्रांसमिशन की तरफ भी जाना है, मुझे एहसास है आपकी वक्त का, लेकिन आखिरी बात आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा मैं, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि शहबाज शरीफ साहब से तवक्कुआत और खदशात आपकी क्या हो सकती हैं, वो क्या होंगी? देखिए, मेरे ख्याल में तवक्को तो सबसे ज़्यादा यही है कि जिस हवाले से वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के लिए मशहूर थे, यानी कि एक डूअर होना, काम करना और चीज़ों को डिलीवर करना, परफॉर्मेंस दिखाना, मेरे ख्याल में ये अब उनका अल्टीमेट टेस्ट होगा। और उनकी और सबकी तवक्कुआत ये होंगी कि वो फेडरल लेवल पर भी वही काम कर सकें जो उन्होंने प्रोविंशियल लेवल पे किया है। फेडरल लेवल पे मामलात मुख्तलिफ होते हैं, यहाँ की गवर्नेंस मुख्तलिफ होती है, एक स्टाइल मुख्तलिफ होता है, लेकिन क्योंकि 16 महीने में वो एक बार ये देख चुके हैं तो इस बारी शायद उनके लिए आसानी हो वो मुश्किल फ़ैसलों को बड़ी जल्दी करने में। खदशात मेरे ख्याल में मलिक साहब ये हैं कि जो एक गवर्नमेंट की जो एक कमज़ोरी का तासुर है कि इसके पास नंबर्स कम हैं, इसकी अथॉरिटी थोड़ी कम है, कि उस चक्कर में शायद उनकी जो डिलीवरी है, जो परफॉर्मेंस है, वो कहीं अफेक्ट ना हो। फहद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वक्त देने का। अपना ख्याल रखिएगा। इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त बारिश भी हो रही है। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। उनसे पूछेंगे कि आज शहबाज शरीफ साहब का इंतखाब हो गया वज़ारत उज़्मा के लिए, वज़ीर आज़म बन गए, पीपल्स पार्टी ने वोट तो दिया लेकिन काबीना का हिस्सा बनने नहीं जा रही। क्या आने वाले दिनों में काबीना का हिस्सा बन पाएगी, और पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन ये आज का कायम होने वाला रिश्ता कितनी देर तक कायम रहेगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, ये बताइएगा कि आज वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको वोट दिया। कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा कंफर्टेबल हैं पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि कुछ तकारीर हमारे सामने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की,
जब वो कहा करते थे कि मियां नवाज शरीफ शायद वज़ीर आज़म नहीं बनने जा रहे। पीपल्स पार्टी के बहुत से लीडर्स कहते थे नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं होंगे। शहबाज शरीफ साहब आप पीपल्स पार्टी की पसंद थे, पीपल्स पार्टी के साथ उनकी जो है कैसा रहेगा उनके साथ चलना? देखिए, पसंद तो वो अपनी जमात के थे, ये फैसला मुस्लिम लीग का था, हमारा नहीं है, ना हमारी मशावरत है इसमें, ये उनका इंटरनल फैसला था। और शहबाज शरीफ साहब के साथ हमारा एक अच्छा माहौल रहा। हमें तवक्को करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम मिलजुल के बेहतरी के साथ पाकिस्तान के हालात लेके चलें। और शहबाज शरीफ साहब कोalition को चलाने का एक्सपीरियंस रखते हैं, उम्मीद है कि वो बेहतर तरीके से चलाएंगे। कायरा साहब, अगर इंतखाब करना पड़ता पीपल्स पार्टी को, मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी की तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होते या शहबाज शरीफ साहब, ज़्यादा पीपल्स पार्टी का जो है वो रुझान किसकी तरफ होता? देखिए, ये सवाल दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि पार्टी किसी के अंदर कौन सा उनका उम्मीदवार होगा ये किसी दूसरी जमात का इस्तेहकाक नहीं है। हाँ, कौन सी पार्टी के साथ आपने अपना इल्हाक करना है या अपनी एडजस्टमेंट करनी है या आप ऐसे करना, ये एक अलग आपका ऑप्शन है। पीपल्स पार्टी के साथ किसी ने इल्हाक करना है तो ये पीपल्स पार्टी का इंटरनल फैसले करने वाले वो तो नहीं होंगे, लिहाजा ये सवाल ही नहीं है कि हम किसको चॉइस करते। लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट लेवल नजर आता है हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ साहब के साथ। सर, आप अपने ख्यालात का इजहार करें, मैं मुझसे ये ख्याल का इजहार करा के तो मेरी तलखी क्यों कराते हैं? कायरा साहब, ये बताइएगा कि वोट तो आज आपने दे दिए, काबीना का हिस्सा बन जाएंगे मुस्तकबिल में? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद 6 माह बाद 4 माह बाद पीपल्स पार्टी नजरसानी कर सकती है, ये इम्कान मौजूद है? देखिए ना, ये कर सकती है वाला जो ख्याल है ये तो इम्कानी सूरत हाल है, एक मफरूजा है। तो मैं ना इसमें हाँ कर सकता हूँ ना मैं तो ये कह सकता हूँ कि इस वक्त हमारी जो पार्टी पोजीशन है, पॉलिसी है, वो इस वक्त यही है। अब 6 माह बाद अगर कोई प्रपोजिशन आती है, अगर कोई तजवीज़ आती है तो पार्टी बैठ के उसके ऊपर फैसला करेगी। मैं आज अपनी कोई राय दे दूं कि जी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता या ऐसा हो सकता है, तो दोनों सूरतों में कल अगर मुख्तलिफ सूरत हाल हुई तो कल आपके सामने मैं शर्मिंदा हूँगा। लिहाजा ये जमात का इस्तेहकाक है, किसी इंडिविजुअल का नहीं। कायरा साहब, बतौर सीनियर पॉलिटिशियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा के तौर पे मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब से तवक्कुआत क्या हैं, आपको खदशात क्या हैं? बात खदशात की नहीं है जी, मैं तो दुआगो हूँ। मेरी जमात की कोशिश होगी, मेरी जमात की ख्वाहिश होगी और हम एफर्ट पूरी करेंगे कि वो कामयाब वजीर आज़म हो, वो इस मुल्क को बेहतर मुआशी पॉलिसियाँ दे सके और वो पाकिस्तान के लोगों को इस महंगाई से, बेरोजगारी से, इसका छुटकारा दिलाने में कामयाब हो सके, इस महंगाई का अफरियत पे काबू पा सके। हमारा हर तरह का ताउन उनके साथ होगा और वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा सके। तो बिल्कुल हमारी एक दुआएं और कोशिशें होंगी उनके लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमेशा ये बात की जाती है कि हम मुफाहमत की सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस वक्त जो अपोजिशन है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। पीपल्स पार्टी मुफाहमत की बात करती है। आप समझते हैं मौजूदा हुकूमत को ये चैलेंज दरपेश होगा कि किस तरीके से सियासी बहरान को कम किया जाए, इफ़हाम और तफ़हीम के साथ आगे बढ़ा जाए, या जो इस वक्त खदशात हैं कि पार्लियामेंट के अंदर मामलात आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? नसरुल्लाह साहब, गुजारिश है, 2 हिस्से हैं आपके सवाल के। पहला तो ये है कि इफ़हाम और तफ़हीम से चलाने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, और इसके लिए कोशिश करनी हुकूमत की जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। हमने तो ये कोशिश इमरान खान साहब जब एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने जा रहे थे उस वक्त भी की थी और 6 मई को उन्होंने हमारी कोशिश नाकाम कर दी कि वो मुज़ाकरात तोड़ दिए। हमने तो अब भी की थी कि कोई कोalition ऐसी बने जिसमें वसीउल बुनियाद हुकूमत बन पाए। हमारी उस कोशिश को भी उन्होंने सैबोटाज कर दिया। और ये सारा अमल करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं? रही बात एहतजाज की, खान साहब अगर अपने रवैये में नरमी पैदा करें, वो हालात का तकाजा समझे, वो अपने तय चल पड़े हैं कि वो फौज से भी लड़ना चाहते हैं, वो इलेक्शन कमीशन की भी ऐसी तैसी करना चाहते हैं, वो अदलिया को भी निकेल डालना चाहते हैं, वो सियासी जमातें। लेकिन अगर फर्ज करें वो कह रहे हैं कि हमारी पास 160 सीटें थी जी, तो बाकी हमसे छीन ली गई हैं, तो इसका मतलब है कि 100-125 सीट मानते हैं कि वो है जो दीगर जमातों की है।
और जो सीटें वो जीते हैं वहां पे भी दीगर जमातों के वोट है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं मैं इन जमातों से मिलूंगा ही नहीं, हाथ नहीं मिलाऊंगा, बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो सारे खराब लोग हैं। तो लोगों के दिए हुए मैंडेट को भी तस्लीम नहीं करना। तो आप जमातों से भी, सियासी जमातों से भी लड़ रहे हैं, मजहबी जमातों से भी लड़ रहे हैं, आप फौज से भी लड़ रहे हैं, आप अदलिया से भी लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से भी लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान की तकदीर से भी लड़ रहे हैं, यानी आप खारजा पॉलिसी से भी खेल रहे हैं। तो ऐसी कैफियत में क्या किया जाए, किससे मुज़ाकरात किए जाए? रही बात एहतजाज की, तो नसरुल्लाह मलिक साहब इन्होंने क्या एहतजाज करना? आपको याद होगा 2000 वोट लिए गए थे और हमने जो एहतजाज किया वो कई महीने जारी रहा था, लेकिन असेंबली की प्रोसीडिंग्स होती रही, अजलास होते रहे, कानूनी कार्रवाई होती रही और कानून बनते रहे। बल्कि एहतजाज ये तो नहीं है कि जाके आप किसी को काम नहीं करने देंगे, अपनी सीट पर खड़े होकर अपने शाउट ही करना है तो करते रहे। बल्कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हुकूमतें इस मामले को पसंद करती हैं, क्योंकि ऐवान के अंदर इजलास के अंदर शोर होगा ना, अगर तो आपने एहतजाज नहीं करना, वहाँ का माहौल और होता है। और अगर वहाँ भी एहतजाज करेंगे तो कसरत के साथ कमेटी बिल करके भेज देगी, हाउस में आप डिबेट नहीं करने देंगे, वो बिल पास कर देंगे वोटिंग करा के। तो ये तो होता रहता है। इससे कैसे गवर्नमेंट का बिजनेस कैसे रुक जाएगा? कारे साहब, जो 16 माह की हुकूमत थी पीडीएम की, उस पर बड़े एतराज़ात आपके मुखालफिन करते हैं कि जो वादे किए गए वो पूरे ना हो सके, पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं थी। अब फिर दोबारा से पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन इक़्तिदार में आ गए हैं। अब क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो आपकी हुकूमत होगी वो जो वादे आवाम से इलेक्शन मुहिम के दौरान किए गए उन पर पूरा उतर पाएगी? पहली बात तो ये है कि हम इक़्तिदार में नहीं हैं, हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, हम इक़्तिदार शेयर नहीं कर रहे हैं। और हमारी दुआ है, कोशिश है, काविश है, हमारी पूरी तवानाई इसमें सर्व करेंगे कि ये हुकूमत कामयाब हो और आवाम को डिलीवर कर सके। ये बात याद रखिए। हम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का इलेक्शन लड़ेंगे और उसमें मुस्लिम लीग से भी और बाकी जमातों से भी सपोर्ट मांगेंगे। रही बात कि हम इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं, या हम कोशिश करेंगे पूरी तरह इंशाल्लाह। कारे साहब, सदारती इलेक्शन होंगे, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब, महमूद खान अचकजई साहब, अख्तर मैंगल साहब, ये सारी जमातें एक ज़माने में बहुत करीब रही हैं। क्या अपने उन साबिक इत्तेहादियों के पास पीपल्स पार्टी जाएगी, उनसे बातचीत करेगी सदारती इलेक्शन के लिए? पीपल्स पार्टी हर जमात के पास जाएगी, बिल्कुल। हमने इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन मांगने हर अपने वोटर के पास जाते हैं, पास जाएंगे। कारा साहब, गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी के हवाले से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने ये फैसला करना है, सिंध के हवाले से फैसला करना है। ये फैसले हो चुके हैं और कब तक जो होगा गवर्नर साहिबान की तैनाती हो सकती है? मेरे ख्याल में सदर साहब के इंतखाब के बाद होगा और पीपल्स पार्टी पंजाब और करेगी और मुस्लिम लीग जो है वो सिंध और बलूचिस्तान का फैसला करेगी। तो ये मेरा ख्याल है कि सदर साहब के इंतखाब के बाद होगा। गवर्नर साहब, अपना कारा साहब, अगर आपसे पूछा जाए एज ए सीनियर सियासतदान, तो आपको लगता है कि महाजराई जो इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत बढ़ चुकी है, आने वाले दिनों में कौम के लिए कुछ ऐसी खुशखबरी हो सकती है कि हम इस महाजराई से, सियासी महाजराई से पीछे हट सकें और जो हुकूमत है वो डिलीवर करके आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दे सके? ये बढ़ती हुई महाजराई ख़तरनाक भी है मुल्क के लिए और ख़ासतौर पर हमारी खारजा पॉलिसी के ऊपर भी बड़ी असरअंदाज हो रही है। देखिए नसरुल्लाह मलिक साहब, बिल्कुल दुरुस्त है कि महाजराई बहुत नुकसानदेह है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। लेकिन महाजराई को बढ़ा कौन रहा है? मैंने पहले अर्ज कर दिया कि अगर खान साहब फौज से भी लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी लड़ना चाहते हैं, अदालत को भी नकेल डालना चाहते हैं, सियासी जमातों को भी ख़त्म करना चाहते हैं, तो उनका क्या किया जाए इस माइंडसेट का? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि किसी सूरत में भी ये मुल्क के मफाद में नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं मानता, अगर कोई सीधे रास्ते पे नहीं चलना चाहता, तो क्या किया जाए? फिर आपके पास यही रास्ता होता है कि उसको अपना एहतजाज करने दें, वो अपना काम करे, आप भली से अपना काम चले और बेहतरी के रास्ते पैदा करें। जहाँ तक ताल्लुक खान साहब के अपने फैसलों का है, वो जब से सियासत के अंदर मुतहर्रक हुए हैं, आप 2013-14 से चल पड़िए,
वहां से उन्होंने धरना दिया तो उसमें वो सिविल नाफरमानी की तरफ चले गए। उन्होंने बिल जलाए, लोगों को कहा कि बिल जमा ना कराओ, रियासत के टैक्स ना दो, बैंकों के जरिए पैसे ना भेजो, पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ ले जाओ। फिर वो शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू आपको याद होगी, जो वज़राए खजाना को उन्होंने की थी। और अब उन्होंने जो खत लिखा है वो खत बुनियादी तौर पे कुछ उसका फर्क नहीं आने देंगे, इंशाल्लाह हम संभालेंगे पाकिस्तान के सूरत हाल को। लेकिन उनकी तरफ से तो ये कोशिश हो गई, और इस खत के नतीजे में अगर IMF अपनी ट्रांच रोकता है जो 6-7 अरब डॉलर की है, तो उसके नतीजे में वो सर्टिफिकेट भी साथ रुक जाएगा जो हमने दीगर इदारों को या मार्केट में दिखा के वहां से इस साल पाकिस्तान की जरूरतें पूरी करने के लिए कोई 25 अरब डॉलर से जायद हमने कर्ज उठाना है, और अगर वो नहीं मिलता तो हम डिफॉल्ट करते हैं। तो वो तो खान साहब ने हमला कर दिया, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। इलाज इसका यह है कि इस बात का तयन किया जाए कि कौन है जो इस वक्त गैर यकीनी को बढ़ा रहा है। लेकिन में धांधली 2018 का शफाफ था, 2013 था, क्या क्या नहीं तमाशे होते रहे। लिहाजा ये कहना कि जी ये इलेक्शन बहुत काम खराब हो गया है और हम नहीं चलने देंगे रियासत को, रियासतें नहीं रुका करती एहतजाजों से। हाँ, मीडिया को चाहिए देखे कि कौन है जो इस अनारकी को बढ़ा रहा है, कौन है जो गैर यकीनीपन को बढ़ा रहा है। आप अगर मीडिया वाले उसकी नकेल दुरुस्त करना चाहेंगे तो बिल्कुल हो जाएगी। और अगर आपने भी हमें स्पेस दी सबको जो नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं सियासत के अंदर, तो फिर नेगेटिव पॉलिटिक्स पाकिस्तान को खा जाएगी। तो आपको भी अपनी सिर्फ कारोबारी जिम्मेदारियां नहीं, सहाफती जिम्मेदारियां पूरी करते हुए ये देखना चाहिए कि जहां से गलती है उसको बिल्कुल समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कायरा साहब, आप वज़ीर इत्तलात रहे, मुल्क के कामयाब वज़ीर इत्तलात थे आप। आजकल जिसका जिक्र आपने किया मीडिया का, मीडिया के कुछ अरकान गिरफ्तार भी हुए। मीडिया को गिला ये है कि हुकूमतें जो हैं वो आज़ादी इजहार राय की राह में रुकावट है, लेकिन हुकूमतें और इदारे ये समझते हैं कि मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ चुका है और मुल्क के अंदर एक फेक न्यूज़ का रिवाज आम हो चुका है। इस सूरत हाल से निपटने का रास्ता क्या है? रसूलुल्लाह साहब, सोशल मीडिया तो जो है सो है। फॉर्मल मीडिया का भी कोई एजेंडे वाला निज़ाम है कि नहीं? ठीक है, अगर फॉर्मल मीडिया में भी लोग एजेंडा फिक्स कर, सारे ना सही, चंद लोग अगर एजेंडा फिक्स करके खेलते हैं तो उसको क्या कहा जाए? वो उस तरफ सारे शायबे जाएंगे। कभी इस पे डिबेट करना हुई तो करेंगे कि बहुत सारे हमारे, और ये कोई सहाफत के अंदर खराबी नहीं, ये पूरे समाज के अंदर खराबी है। हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, आप इसी सोसाइटी का हिस्सा है ना, आप कोई हमसे बालातर तो नहीं हो गए। सो आपके अंदर भी उतने ही खराब और अच्छे लोग हैं जितना बाकी इदारों के अंदर हैं, कारोबारी लोग हैं, मुलाजम हैं। तो इस वक्त सहाफ़ियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ये दिलाना चाहिए या करना चाहिए कि रिपोर्टिंग करते हुए सिर्फ इदारा जाती नहीं बल्कि इस्लाही जो सूरत हाल है उसको भी सामने रखें, हकायक को रिपोर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह अगले जुमेरात 10:03 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।